नाउ नेक्स्ट इज अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, नाउ वी हैव अ क्वेश्चन। अब सोचो, विल द एक पत्थर को अगर मैं ऊपर फेंकता हूं, ठीक है, तो जैसे जैसे वो पत्थर ऊपर जा रहा है तो क्या उसकी स्पीड जो है कांस्टेंट रहेगी? ठीक है, या फिर कोई पत्थर जो है अगर मैं उसको ऊपर फेंक रहा हूं उसकी स्पीड जो है कांस्टेंट रहेगी? पहला ये क्वेश्चन है। या फिर क्या वो उसकी स्पीड टाइम के हिसाब से चेंज होगी? दूसरा क्वेश्चन ये। या फिर उसकी स्पीड जो है इतनी ज्यादा रहेगी कि वो पत्थर कभी नीचे ही नहीं आएगा? क्या ये सब पॉसिबल है क्या? ये सब हमको अभी सीखना है। यहाँ पे क्या होता है इसके पीछे, दैट वी शुड नो। सो नेक्स्ट टॉपिक इज अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। विल द वेलोसिटी ऑफ स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड रिमेन कांस्टेंट और विल इट चेंज विथ टाइम? हाउ विल इट चेंज? व्हाई डजंट द स्टोन मूव अप all the time? Why doesn't it fall down after reaching a certain height? What does its maximum height depends on? ये सारे सवाल हैं, ठीक है, इनके जवाब हमको ढूंढने हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि अगर किसी भी स्टोन को अगर मैं वर्टिकली ऊपर फेंकता हूं तो क्या उसकी वेलोसिटी सेम रहेगी या टाइम के हिसाब से चेंज होगी? अगर टाइम के हिसाब से चेंज होगी तो क्या ये स्टोन हमेशा ऊपर ही मूव होता रहेगा, ठीक है, या ये नीचे भी गिरेगा? अगर नीचे गिरेगा तो कितनी हाइट मैक्सिमम अटेन करने के बाद नीचे गिरेगा? इन सब सवालों के जवाब हमको ढूंढना है। वी नीड टू फाइंड आउट आंसर टू दिस क्वेश्चंस। ऑलराइट, सो द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड दिस इज, वी नो अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट नियर इट टुवर्ड्स इटसेल्फ बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। जो अर्थ है वो हर दूसरे बॉडी को या हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है, बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। सही है। द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द अर्थ इज सिचुएटेड एट इट्स सेंटर, सो द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू द अर्थ इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये भी हमको पता है कि अर्थ में जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसलिए अर्थ क्या करता है, कोई भी बॉडी को अपनी तरफ पुल करता है। इसलिए कोई भी बॉडी को अपनी तरफ क्यों पुल करता है? क्योंकि अर्थ का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है, वो सेंटर पे है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहाँ पे एक्ट करता है, सेंटर पे एक्ट करता है। इसलिए वो क्या करता है, सेंटर की तरफ होने की वजह से डाउनवर्ड पुल करता है, और कोई भी बॉडी जो है वो क्या होती है, डाउनवर्ड फॉल होती है। तो इफ आई थ्रो अ स्टोन वर्टिकली अपवर्ड, तो वो भी क्या होगा, वो भी जो है एक लेवल तक रीच करेगा। एक लेवल तक हाइट रीच करने के बाद उसके ऊपर क्या हो जाएगा, जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी? क्योंकि वो अगेंस्ट द ग्रेविटी जो है ऊपर जा रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा है, उसको नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होने की वजह से उसकी जो वेलोसिटी है कंटिन्यूसली क्या होती रहेगी, डिक्रीज होगी। और एक पॉइंट पे जब वो मैक्सिमम पिक पे पहुंच जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। देयर आफ्टर वो जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में क्या करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, तो बेसिकली एवरी बॉडी will fall vertically downwards or with some angle to the horizontal depending on how it is projected upward. ठीक है, बट आना तो उसको नीचे ही है because of gravitational force. Similarly, जैसे कि मैंने बोला, when we throw a stone vertically upward, this force tries to pull it down and reduces its velocity. Due to this constant downward pull, the velocity becomes zero after a while. The pull continues to be exerted and stones start moving vertically downward towards the center of the earth under its influence. इस तरीके से जो स्टोन है वो ऊपर जाता है, धीरे धीरे ऊपर जाता है, तो उसकी वेलोसिटी कम होती है। एक पॉइंट पे, मैक्सिमम पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। एंड आफ्टर दैट under the influence of gravitational force it comes down completing its path. ठीक है बच्चा लोग, now again there are few question, we'll try to use that. According to Newton's law of gravitation, every object attract every another object. We all know this, right? We have studied apple experiment. हमने देखा था एप्पल ट्री है, तो एप्पल जो है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ पे अट्रैक्ट हो रहा है, नीचे गिर रहा है, बराबर है। तो न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ने बोला एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स एवरी अनदर बॉडी। तो इफ अर्थ अट्रैक्ट एप्पल, देन एप्पल शुड आल्सो अट्रैक्ट अर्थ, राइट? तो अगर
एप्पल जो है अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो अर्थ ने भी एप्पल की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए, क्योंकि एवरीबॉडी एक्सर्ट फोर्स ऑन एवरी अनदर बॉडी, राइट। ये आपका स्टेटमेंट था। तो अगर ये स्टेटमेंट था तो जैसा एप्पल जो है फॉल हुआ अर्थ की तरफ, उसी तरह अर्थ भी क्या होना चाहिए था, एप्पल की तरफ मूव होना चाहिए था। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है बच्चे लोग? लगाओ अपना दिमाग। ये इसलिए नहीं होता है, when we compare the mass of the earth and the mass of the apple, we found that the mass of the apple is very small, almost negligible as compared to the mass of the earth. Okay, so there is a relative motion. motion दोनों का होता है, एप्पल का भी होता है और अर्थ का भी होता है। बट क्योंकि एप्पल का मास कम है तो उसका मोशन विजिबल दिखता है हमको, अर्थ का मास ज्यादा है, ठीक है, तो उसका मोशन जो है वी कैन नॉट सी दैट, इट्स वेरी नेग्लिजिबल। अदरवाइज न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से एप्पल भी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और अर्थ भी जो है एप्पल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। बट डिस्प्लेसमेंट जो है सिर्फ एप्पल का दिखता है, अर्थ का नहीं दिखता है। ओके, so what was the question? I am repeating again. According to Newton's law of gravitation, every object attracts every other object. Thus, if the earth attracts an apple towards itself, the apple also attracts the earth towards itself with the same force. Why then does the apple fall towards the earth but the earth does not move towards the apple? सही है। तो इसका मैंने आपको जवाब दिया कि अर्थ जो है उसका मास ज्यादा है, ठीक है, एज कंपेयर टू दी मास ऑफ दी एप्पल। दैट्स व्हाई द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एप्पल इज क्लियरली विजिबल बट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अर्थ इज नॉट विजिबल, ऑल्दो बोथ अट्रैक्ट टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट, अब जैसे कि मैंने बोला यही प्रिंसिपल जो है ना, अब मून भी तो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, राइट। जैसे एप्पल है, एप्पल ने क्या किया, अर्थ को अट्रैक्ट किया, तो मून भी तो अर्थ को अट्रैक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो मून क्यों नहीं अट्रैक्ट होके, अब हमने बोला एप्पल का मास कम है, ठीक है, एज कंपेयर टू द मास ऑफ द अर्थ, तो एप्पल जो है अर्थ की सरफेस पे अट्रैक्ट हो रहा है, एप्पल फॉल हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं मून के साथ या मून और अर्थ को कंपेयर करते हैं, तो अब दोनों का मासेस ज्यादा है, ठीक है। अगेन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से क्या होना चाहिए, एवरी पार्टिकल अट्रैक्ट्स एवरी अनदर पार्टिकल, ये उसका स्टेटमेंट है ना। अब दोनों का मास ज्यादा है तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये भी दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट होने चाहिए। लेकिन होते हैं क्या ऐसा? नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं। The gravitational force due to the earth also acts on the moon, because of which it revolves around the earth. Similar situation exists for the artificial satellites orbiting the earth. Now, the moon and the artificial satellites orbit the earth. The earth attracts them towards itself, but unlike the falling apple, they do not fall on the earth. ठीक है, अर्थ जो है दोनों को फिर से अट्रैक्ट करता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट को भी अट्रैक्ट करेगा और मून को भी अट्रैक्ट करेगा। मून इज द नेचुरल सैटेलाइट, दोनों को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन जैसा एप्पल को अट्रैक्ट किया था तो एप्पल क्या हो गया था, फॉल हो गया था, राइट। अब ये फॉल नहीं हो रहे हैं। अब देखते हो कि मून कभी फॉल होता है क्या अर्थ पे? नहीं, ना ही सैटेलाइट गिरेगी। व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज बोथ ऑफ देम आर इन मोशन, उनका कुछ ना कुछ मोशन है, उनकी वेलोसिटी है। This is because the velocity of the moon and the satellite along their orbits, है ना। जो भी है, एप्पल जो था वो स्टेशनरी था, रेस्ट पे था, इसलिए वो क्या हो गया, इजिली अट्रैक्ट हो गया और गिर गया। लेकिन मून या फिर सैटेलाइट की अगर हम बात करते हैं तो ये अपने ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहे हैं। सिंस दे आर रिवॉल्विंग इन देयर ऑर्बिट, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू फॉल डाउन. As long as they have velocity, they will continue to revolve in their orbit. If their velocity becomes zero, then ultimately they will also fall on the earth. Okay, if this velocity was not there, they would have fall on the earth. Now we'll talk about Earth's gravitational acceleration. Again, we know Earth exerts gravitational force on object near it, right? So according to Newton's second law, a force acting on a body results in acceleration.
न्यूटन का सेकेंड लॉ अगर हम बात करें तो F इज इक्वल टू ma है, ठीक है। तो फोर्स है तो फोर्स की वजह से क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, राइट। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी रिजल्ट्स इन एक्सेलरेशन। दस ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑन द बॉडी रिजल्ट्स इन एक्सेलरेशन। तो जैसा फोर्स की वजह से क्या होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, तो ग्रेविटेशनल भी तो एक फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर किसी बॉडी के ऊपर एक्ट होगा तो उसमें भी क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन ही प्रोड्यूस होगा। जैसे कि अगर मैं किसी बॉडी को छोड़ दूं ऊपर से, तो छोड़ दूंगा मतलब क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे की तरफ पुल कर रहा है, तो लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आ रहा है उसका स्पीड बढ़ रहा है ना, दैट इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो एक्सेलरेशन होता है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू gravity and it is denoted by small g. Now this acceleration is a vector quantity. As the gravitational force, ये acceleration किसकी वजह से है, फोर्स की वजह से है, बिकॉज फोर्स क्या करता है, किसी भी बॉडी के ऊपर क्या करता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। तो ये जो फोर्स थी, कौन सी फोर्स थी, ग्रेविटेशनल फोर्स थी, इसलिए जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ बॉडी के अंदर उसको क्या बोला गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोला गया, राइट। अब क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक्ट होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, इसलिए ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये भी कहां पे एक्ट होता है, इट ऑल्सो एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। Okay, so as the gravitational force on any object due to the earth is directed towards the center of the earth, the direction of acceleration due to gravity is also directed towards the center of the earth, that is vertically downward. Next is value of acceleration due to gravity on the surface of the earth, that is small g. ठीक है, तो ये जो acceleration due to gravity की वैल्यू है ये हम लोग निकाल सकते हैं इजीली बाय यूजिंग न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो आई विल राइट हियर द वैल्यू ऑफ g कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ जी को अगर निकालना है तो हम इजीली निकाल सकते हैं बाय यूजिंग न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फॉर अ मास ऑफ ऑब्जेक्ट एज m and separated by a distance r from the surface of the earth। अर्थ सरफेस से मास का ऑब्जेक्ट कितना है, m है, और वो अर्थ सरफेस से कितने डिस्टेंस पे, r पे है। ठीक है, नाउ वी नो, हमको पता है, हम न्यूटन्स लॉ पढ़ चुके हैं, तो F इज इक्वल टू उसमें क्या होता है, Gmm अपॉन R। ये जो है मास ऑफ द अर्थ है और ये जो है छोटा m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, और इनके बीच का अगर मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं तो दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट स्मॉल r। ठीक है, तो इट इज F इज इक्वल टू Gmm अपॉन R स्क्वायर। लेट इट बी इक्वेशन 1। ऑल्सो हमको ये भी पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कैसे दिया जाता है, mg से, दैट इज इक्वेशन 2। अब दोनों के दोनों फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो इनको हम इक्वेट कर सकते हैं। यस, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों को मैं इक्वेट कर रहा हूं, क्या पता चलेगा, Gmm अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू mg हो जाएगा। सही है, तो ये मास मास कट जाएगा, तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सो यू विल गेट G इज इक्वल टू Gm अपॉन R स्क्वायर। नाउ इफ द बॉडी is situated on the
अर्थ सरफेस, अगर बॉडी अर्थ सरफेस पे है देन ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा, अगर बॉडी जो है अर्थ सरफेस पे यहाँ पे है तो ये जो डिस्टेंस है कैपिटल आर हो जाएगा, तो आर विल बिकम इक्वल टू कैपिटल आर, दैट इज नथिंग बट रेडियस ऑफ अर्थ। सही है, तो ये जो आर है कैपिटल आर को इक्वल हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट रेडियस ऑफ द अर्थ, और ये इक्वेशन क्या हो जाएगा फिर, g इज इक्वल टू gm अपॉन आर स्क्वायर। ओके, नाउ हियर g is universal gravitational constant जिसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर kg स्क्वायर। m is mass of earth, it is having a value of 6 into 10⁻24 kg, और जो r है it is radius of earth and it has a value of 6400 किलोमीटर, जिसको मैं लिख सकता हूं 6.4 into 10⁻6 मीटर। किलोमीटर टू मीटर करने के लिए 10⁻3 होता है, और पॉइंट ये शिफ्ट किया 10⁻3, तो 10⁻3 इसका पॉइंट शिफ्ट करने का, ठीक है, क्योंकि 6400 का 6.4 किया, तो 10⁻3 इसका पॉइंट शिफ्ट करने का, और किलोमीटर को मीटर करने का 10⁻3, दैट इज 10⁻6। अब मैं ये सारी की सारी वैल्यू इस इक्वेशन में डाल देता हूं। देयरफॉर g will become, instead of capital G I will write 6.67 into 10⁻11, mass of the earth के बदले 6 into 10⁻24, ठीक है, और रेडियस ऑफ द अर्थ के बदले 6.4 into 10⁻6 का स्क्वायर। नाउ इफ यू सॉल्व दिस इट कम्स आउट टू बी 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सॉल्व आपने करना है, आपके लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है। तो ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है, 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां से क्या पता चल रहा है, ग्रेविटी की वैल्यू तो आ गई, अर्थ सरफेस पे इतनी ग्रेविटी की वैल्यू है। एक और चीज मुझे पता चल गया कि ग्रेविटी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के ऊपर, जो कि क्या है कांस्टेंट, वो चेंज होगा नहीं। देन इट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस ऑफ द अर्थ। सो आई विल राइट हियर, thus the acceleration due to gravity depends only on the mass and radius of the earth। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बच्चों लोग, मास ऑफ द अर्थ और रेडियस ऑफ द अर्थ पे ही क्या हो रहा है, ये डिपेंड कर रहा है, और किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। सही है, देयरफॉर the value of g at any point on the earth's surface is same for every object। हर ऑब्जेक्ट के लिए किसी भी एक पॉइंट पे अगर अर्थ पे जाते हैं तो हर ऑब्जेक्ट के लिए ग्रेविटेशन क्या है, सेम है, क्योंकि वो बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, बॉडी की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ग्रेविटी किस पे डिपेंड कर रहा है, सिंपल मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस ऑफ द अर्थ, इट डजंट डिपेंड्स ऑन द बॉडी, ठीक है। इट डज नॉट डिपेंड्स on the properties of the object, ठीक है। तो ये है बच्चा लोग वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। बहुत सिंपल है, निकालने के लिए क्या यूज किया मैंने, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने यूज किया, ठीक है। हमने बोला मास ऑफ द अर्थ क्या है, कैपिटल एम, और मास ऑफ द बॉडी जो है स्मॉल एम है, जो कितने डिस्टेंस के ऊपर है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस स्मॉल आर। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से F इज इक्वल टू GMM अपॉन आर स्क्वायर पता है,
और वेट जो होता है mg होता है। दोनों को इक्वेट किया, ठीक है, फोर्स है ना दोनों तरफ, इक्वेट किया तो मास ऑफ द बॉडी कैंसिल हो गया, g विल बिकम इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वायर। नाउ वी आर कंसीडरिंग कि अगर बॉडी जो है अर्थ सरफेस पे, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब अगर बॉडी अर्थ सरफेस पे तो छोटा r जो है दैट विल बी इक्वल टू कैपिटल R व्हिच इज नथिंग बट रेडियस ऑफ द अर्थ। तो ऑन अर्थ सरफेस इक्वेशन g बिकम्स gm अपॉन r स्क्वायर। अब मुझे पता है हर वैल्यू क्या है, कैपिटल G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उस वैल्यू इज 6.67 into 10⁻11 डाल दिया मैंने। m इज मास ऑफ द अर्थ 6 into 10⁻24 kg, ये भी डाल दिया। और रेडियस जो होता है 6400 किलोमीटर होता है फॉर अर्थ, दैट इज 6.4 into 10⁻6 मीटर। सो सब्स्टिट्यूटिंग ऑल द वैल्यूज वी विल गेट g on the surface of the earth as 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब क्या पता चल रहा है इस इक्वेशन से? इस इक्वेशन से पता चल रहा है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स ओनली ऑन द मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ। Thus, the value of g at any point on the earth surface is same for every object. It does not depends on the properties of the object. ठीक है, तो ये है value of g on the surface of the earth. Next we'll talk about वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ g। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ठीक है। तो नॉर्मली हम फोर्स का इक्वेशन लिखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ से, F इज इक्वल टू ma। बट अगर ये वर्टिकल फोर्स है, मतलब ये जो फोर्स है ड्यू टू ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो यही इक्वेशन F इज इक्वल टू ma के बदले हम लिखेंगे F इज इक्वल टू mg, वेयर F इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू gravity. Okay, now we'll talk about variation in the value of this acceleration due to gravity. Very first thing, the variation is due to change along the surface of the earth. Will the value, now the question arises, क्यों हम वेरिएशन देख रहे हैं? क्या वैल्यू ऑफ ग्रेविटी सेम नहीं होती अर्थ के सब जगह पे? जैसे कि हमने डेरिवेशन देखा g का, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, तो हमको क्या पता चला बच्चों लोग? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के डेरिवेशन में हमने देखा g इज इक्वल टू कैपिटल G m अपॉन r स्क्वायर। कैपिटल G आपको पता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m इज द मास ऑफ द अर्थ एंड कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। ओके, नाउ अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ का हम नॉर्मली ज्योमेट्रिकल शेप बोलते हैं स्फीयर है, बट देयर इज अ प्रॉब्लम, अर्थ इज नॉट एग्जैक्टली स्फीयर, अर्थ इज अ बल्ज स्फीयर। बल्ज स्फीयर का मतलब, क्योंकि अर्थ जो है घूमते रहता है अपने एक्सिस पे, तो इसलिए उसके ऊपर क्या एक्ट होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से अर्थ जो है वो सेंटर पे जो है फुला हुआ होता है, बल्ज। इसलिए उसका जो सेंटर से डिस्टेंस है हर जगह पे सेम नहीं होता है, उसका जो इक्वेटर पे सेंटर से डिस्टेंसेस है वो ज्यादा होता है, और पोल्स पे उसका जो सेंटर से डिस्टेंस है वो क्या होता है? कम होता है, ठीक है। क्योंकि डिस्टेंस कम हो गया, मतलब क्या कम हो गया? कैपिटल R कम हो गया, रेडियस कम हो गया। तो हमको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या था? g इज इक्वल टू कैपिटल G m अपॉन r स्क्वायर। सो इफ r विल चेंज, अल्टीमेटली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल आल्सो चेंज। सही है। तो ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना बच्चों लोग, क्योंकि पोल्स पे जो है हम बात कर रहे हैं, पोल्स पे क्या होता है? R कम होता है, तो R पोल्स पे कम होने की वजह से पोल्स पे ग्रेविटी क्या होती है? ज्यादा होती है। कितनी होती है? 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेयर एज एट इक्वेटर, इक्वेटर की जब मैं बात करता हूं तो इक्वेटर पे क्या होता है? ये डिस्टेंस R जो है ये ज्यादा होता है, R ज्यादा होने की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर क्या होती है? कम होती है। और कितना होता है ये? इट कम्स आउट टू बी 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो अब हम इसको समझते हैं। Will the value of g be same everywhere on the surface of the earth? क्या सब जगह पे, जैसे कि मैंने बोला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है अर्थ सरफेस पे सब जगह पे सेम रहेगी क्या? तो इसका जवाब क्या है बच्चे लोग? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मैंने बताया द रीजन इज दैट द शेप ऑफ द अर्थ इज नॉट एग्जैक्टली स्पेरिकल, एंड सो द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम इट्स सेंटर डिफर्स समवॉट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ड्यू टू इट्स रोटेशन। क्योंकि अर्थ रोटेट करता है, द अर्थ बल्जेस एट द इक्वेटर एंड इज फ्लैटर एट द पोल्स। तो जैसे कि मैंने बोला अर्थ रोटेट करता है तो वो क्या होता है? इक्वेटर पे क्या होता है? बल्ज हो जाता है। बल्ज हो जाता है मतलब फुल जाता है, और पोल्स पे क्या हो जाता है? फ्लैट हो जाता है। ठीक है, सो इट्स रेडियस इज लार्जेस्ट एट द इक्वेटर एंड स्मॉलेस्ट एट द पोल्स। Thus the value of g is highest
at the poles, that is 9.832 meter per second square, and decreases slowly with decreasing latitude, that means from pole to equator, and it is lowest at equator which is nearly 9.78 meter per second square. सही है, तो इसलिए हमने ये बोला पहला जो वेरिएशन देख रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, दैट इज चेंज इन ग्रेविटी अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, क्योंकि सरफेस ऑफ द अर्थ पे जो आर है वो सब जगह सेम नहीं है बच्चे लोग, इसलिए क्या हो रहा है, आर चेंज हो रहा है, और आर चेंज होने की वजह से हमको पता है ग्रेविटी का इक्वेशन क्या है, जी इज इक्वल टू कैपिटल GM अपॉन आर स्क्वायर, तो आर चेंज होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल अल्टीमेटली चेंज. Now next we will talk about change with height. Now we all know G is equal to GM upon R square. Okay, R बोला तो क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस होता है. अब क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ है तो उसकी हाइट जो है एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ द अर्थ निग्लेजिबल होती है. ठीक है, तो R जो है अनचेंज होगा. अगर R अनचेंज होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या होगी, अनचेंज होगी. ठीक है, लेकिन अगर कोई बॉडी बहुत ही ऊपर है, ठीक है, तो उसकी हाइट कंसीडर होगी. तो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे कैपिटल R भी क्या होगा बच्चा लोग, चेंज होगा. और जब कैपिटल R चेंज होगा तो अल्टीमेटली डिनोमिनेटर बढ़ने की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, चेंज होगी. ठीक है, समझते हैं इसको मोर डिटेल में. As we go above the earth's surface, the value of R in equation G is equal to GM upon R square increases. जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो R की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, एंड R बढ़ने की वजह से ग्रेविटी क्या होगा, डिक्रीजेस होगा, एंड द वैल्यू ऑफ G डिक्रीजेस. However, the decrease is rather small for heights which are small in comparison with the radius of the earth. ये जो डिक्रीज है ना हाइट का, ये बहुत छोटा होता है. क्यों छोटा होता है, क्योंकि अर्थ का खुद का रेडियस 6400 किलोमीटर है. मान लो एक प्लेन जा रहा है अर्थ सरफेस से तकरीबन लेट्स सपोज 10 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ. नाउ इफ यू सी द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर. ठीक है, और 10 किलोमीटर ऊपर जो एक प्लेन जा रहा है तो टोटल हाइट कितना हो गया, 6400 प्लस 10 दैट इज 6410 किलोमीटर. नाउ इफ यू सी द चेंज 6400 किलोमीटर से कितना हो गया, 6410 किलोमीटर. द चेंज इज वेरी निग्लेजिबल. सो इफ द चेंज इज निग्लेजिबल देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल ऑलमोस्ट रिमेन कांस्टेंट. ठीक है, इसलिए जो हाइट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. अब ये प्लेन के 10 किलोमीटर हाइट से ग्रेविटी चेंज होने वाली नहीं है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट सैटेलाइट जो है जो बहुत ऊपर होती है, जैसे कि हम अगर बात करते हैं वेदर सैटेलाइट जो है वो 400 किलोमीटर के रेंज होता है, तो हाइट बढ़ गया है ना. नाउ 400 किलोमीटर एज कम्पेयर टू 6400 किलोमीटर, इसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते. अब ये एक अच्छी खासी हाइट है, तो जैसे जैसे अब ऊपर जाओगे 400 किलोमीटर हाइट बढ़ रहा है, मतलब R बढ़ेगा मतलब G क्या होएगा, कम होएगा. या फिर मैं एग्जाम्पल ले लूँ वेदर सैटेलाइट के बाद हम बात करेंगे कम्युनिकेशन सैटेलाइट में भी 30-35,000 किलोमीटर की हाइट होती है. सो इफ यू सी हाइट नाउ इट इज नॉट स्मॉल एज कंपेयर टू R, तो R फिर से बढ़ेगा, और जैसे R बढ़ेगा वैसे क्या होएगा, G जो है वो कम होएगा. ठीक है, सो हियर इज द टेबल हाउ इट वेरीज. Some typical heights and the values of G at these heights are given in the following tables. See, if you see the table, surface of the earth पे हाइट जो है वो 0 किलोमीटर होगी, तो ग्रेविटी भी कंसिडर एज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं तो सरफेस से उसकी हाइट कितनी होती है, 8.8 किलोमीटर होती है. तो 8.8 एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ इज निग्लेजिबल, तो वहां पे भी ग्रेविटी कितनी है, 9.8. मैक्सिमम हाइट रीच बाय मैन मेड बलून, एक बलून जो है वो कितना हाइट तक मैक्सिमम पहुंच सकता है, 36.6 किलोमीटर तक पहुंच सकता है. तो अब 36.6 किलोमीटर बोला तो फिर भी इतना डिफरेंस नहीं है. सो ग्रेविटी जो है इसमें स्लाइटली चेंज होती है, थोड़ी सी कम होती है, इट बिकम 9.77. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट हाइट ऑफ अ टिपिकल वेदर सैटेलाइट, यू कैन सी इट इज अप्रोक्सीमेटली 400 किलोमीटर. अब इट कैनॉट बी निग्लेक्टेड, तो हाइट बढ़ रही है तो R बढ़ रहा है और ग्रेविटी कम होगी, तो हियर द ग्रेविटी इज 8.7. नाउ इफ आई टॉक अबाउट हाइट ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट,
अप्रॉक्सीमेटली इट इज 35,700 किलोमीटर। ठीक है, तो हाइट बहुत ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा होगा उतना ग्रेविटी क्या होगा बच्चा लोग, कम होगा। सो ग्रेविटी अपीयर्स टू बी 0.225 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सब किस फॉर्मूले से निकाला जा रहा है, ये सब जो है यूज किया जा रहा है G इज इक्वल टू GM/r²। G जो है कैपिटल G वो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M जो है मास ऑफ द अर्थ वो भी कांस्टेंट है, सिर्फ वेरी क्या हो रहा है, R वेरी हो रहा है, और बाकी सब जो है उसके हिसाब से हाइट के हिसाब से क्या हो रहा है, ग्रेविटी निकाली जा रही है। सो दिस इज ऑल चेंज इन ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू हाइट। नाउ we'll talk about change with depth. Now we also know the same equation we will use. We know G is equal to GM/r², right? अब अगर इस इक्वेशन से हम अंदर की तरफ जाते हैं, if we go inside the earth, what will happen? The R will decrease. Now if R will decrease, then ultimately G has to increase. One will think that gravity should increase, but it will not happen. Why? We will see. देखो, the value of G also changes if we go inside the earth. The value of R in equation G is equal to GM/r² decreases. जैसे जैसे अंदर जाओगे तो वैसे वैसे क्या होगा, R जो है रेडियस ऑफ द अर्थ वो कम होते जाएगा, डिक्रीज होगा। तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, ग्रेविटी जो होनी चाहिए वो इंक्रीज होनी चाहिए। So the value of R in equation 5 decreases and one would think that the value of G should increase as per the formula. But ऐसा होता नहीं, क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे जाओगे बच्चों लोग वैसे वैसा मास ऑफ द अर्थ भी तो कम होगा। इफ यू आर मूविंग 10 किलोमीटर डाउन, दैट मीन्स आपने जो है 10 किलोमीटर जो है वो मास कम कर दिया ना, मास प्रोपोर्शनल टू 10 किलोमीटर क्या हो गया, कम हो गया, तो मास भी कम हो रहा है। जैसे जैसे आप डिस्टेंस कम कर रहे हो, रेडियस कम कर रहे हो, साथ में क्या हो रहा है, मास भी कम हो रहा है। तो दोनों अगर मास कम होगा तो क्या होगा, ग्रेविटी कम होनी चाहिए। अगर आपको दिख रहा है फॉर्मूले से R कम होने से ग्रेविटी बढ़ रहा है, तो मास कम होने से ग्रेविटी भी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। सो इफ वी कंसिडर दैट, if we consider the combined effect of both R and M, the value of G decreases as we go deep into the earth surface, है ना। तो बहुत सारे बच्चों को बहुत कंफ्यूज होता है कि जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं फॉर्मूले के हिसाब से G बढ़ना चाहिए, बट याद रखो जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे मास भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। R की वजह से G जो है वो क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, और मास की वजह से G जो है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। कंबाइनिंग बोथ, मास का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है क्योंकि मास की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द रेडियस। इसलिए जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डिक्रीज होती है एज वी गो डीप इनसाइड द अर्थ। सो इट डिक्रीजेस एज वी गो डीप इनसाइड द अर्थ। ऑलराइट, नाउ अब ये हमने अर्थ के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात की। अगर मैं दो अलग अलग प्लैनेट लूँ तो अब मुझे पता चल गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है, G इज इक्वल टू GM/r², ये फॉर्मूला है ना। तो G तो सबके लिए कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या चेंज होता है बच्चों लोग, चेंज होता है सिर्फ मास ऑफ द प्लैनेट एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट। सो इफ आई कंसिडर टू डिफरेंट प्लैनेट, तो दे विल बी हैविंग डिफरेंट मास एंड देयर रेडियस विल बी डिफरेंट, so obviously their acceleration due to gravity will be different. Okay, so if I compare it with moon, what is its characteristic? मून के हिसाब से ग्रेविटी कैसे होती है अर्थ की। एवरी प्लैनेट एंड सैटेलाइट हैज डिफरेंट मास एंड रेडियस। ऑन द मून इट इज अबाउट 1/6 द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस। मतलब अर्थ सरफेस पे जितना मास है, ठीक है, अर्थ सरफेस पे जितना रेडियस है अर्थ का, उसके कंपैरिजन में अगर मैं यही पैरामीटर, यही चीजें मैं कंपेयर करता हूँ मून के लिए, तो मून के लिए कितना होता है, 1/6 टाइम्स होता है, ठीक है। इसीलिए जो ग्रेविटी अर्थ सरफेस पे G है वही ग्रेविटी क्या हो जाती है मून सरफेस पे 1/6 टाइम्स कम हो जाती है। अच्छा, 1/6 टाइम्स कम हो गई, ठीक है, ग्रेविटी तो वहां पे भी यहाँ पे भी, लेकिन ग्रेविटी कम होने का सिग्निफिकेंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ग्रेविटी कम तो हो गई लेकिन उसका सिग्निफिकेंस क्या है। ग्रेविटी 0 होती है तो वी नो देयर इज अ वेटलेसनेस, बट अब ग्रेविटी कम है, ग्रेविटी ज्यादा है। मून पे ग्रेविटी कम है, 1/6 टाइम्स है, और अर्थ पे ग्रेविटी क्या है, ज्यादा है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आप अर्थ सरफेस पे जंप करते हो, ठीक है, और कुछ हाइट अटेन करते हो,
ठीक है, लेट्स से h हाइट अटेंड करते हो जंप पे, तो यही जंप अगर आप मून सरफेस पे आप करोगे तो आप क्या करोगे, जितना अर्थ सरफेस पे हाइट अटेंड हुआ है ना उससे 6 गुना ज्यादा क्या होगा, आप जंप कर पाओगे। क्यों 6 गुना ज्यादा, बिकॉज वहां पे ग्रेविटी क्या है, 6 टाइम्स कम है, तो 6 टाइम्स ग्रेविटेशनल पुल इज लेस। यहाँ पे 6 टाइम्स ग्रेविटेशनल पुल क्या है, ज्यादा है, तो यहाँ पे जितना हो रहा है उससे 6 गुना क्या कर पाओगे आप, ज्यादा हाइट तक जंप कर पाओगे मून सरफेस पे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। सो एज अ रिजल्ट यूजिंग द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स we can jump 6 times higher on the moon as compared to that on the earth. Now next we'll talk about mass and the weight. अब ये mass और weight क्या होता है, देखो mass की अगर बात करता हूँ बच्चे लोग, तो mass is the amount of matter present in an object. किसी भी ऑब्जेक्ट का कितना जो मैटर प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। ठीक है, ऐसा यूनिट जो होता है मास का वो केजी होता है। मास एक स्केलर क्वांटिटी है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करती, मास सब जगह क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। इट्स वैल्यू इज सेम एवरीवेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका मास, मान लो आपका वजन 50 kg है, ठीक है, तो आप खड़े हो, बैठे हो, ठीक है, दिल्ली में हो, मुंबई में हो, किधर भी जाओ, आपका जो मास है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, इट विल नॉट चेंज। Even if you go from one planet to another planet, your mass will remain same. It will not change. Okay, so its value does not changes even when we go to another planet. According to Newton's first law, अब mass तो हमने बोल दिया amount of matter present in the object, but Newton's first law के हिसाब से it is the measure of inertia of the object. Inertia of the object का measure होता है mass according to Newton's first law। और inertia मतलब क्या, इनर्शिया मतलब बॉडी की टेंडेंसी होती है रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहने का, मोशन में तो मोशन में रहने का। ठीक है, मोशन में तो मोशन में रहेगा, उसको रोकने के लिए ज्यादा फोर्स लगेगी, मतलब उसका मास ज्यादा है। रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगा, उसको मोशन में लाने के लिए ज्यादा फोर्स लगेगी, मतलब उसका मास ज्यादा है। सो हायर द इनर्शिया हायर इज द मास। ऑलराइट, नाउ वेट। वेट क्या होता है, तो वेट और मास में फर्क ये है कि मास तो आपको पता चल गया, आपका बॉडी में एक्चुअल कितना जो मैटर है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मास बोलते हैं। ठीक है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। वेट बोला तो क्या है, एक फोर्स है जिससे, अब आपको पता है अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स है, राइट, तो अर्थ क्या करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है, तो कितनी फोर्स से कोई भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ खींचता है, जिस फोर्स से खींचता है उस फोर्स को क्या बोला जाता है, उस फोर्स को वेट बोला जाता है। सो द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। ओके, द फोर्स F ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास M ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ कैन बी रिटन यूजिंग द इक्वेशन। वेट जो है फोर्स की तरह ही हो गया, अर्थ कितना फोर्स से खींच रहा है, तो फोर्स हमको पता है फिजिकल टू ma होता है, लेकिन अर्थ पुल कर रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी चेंज होएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ। तो W is nothing but F is equal to mg, where g is equal to acceleration due to gravity and we know g is equal to gm upon r square। Now weight फोर्स की तरह है, इसलिए इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। Also weight being a force, it is a vector quantity and it is directed towards the center of the earth। कोई भी बॉडी को सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ ही अर्थ अट्रैक्ट करता है ना, तो weight is always directed towards the center of the earth, that is downward। right now हम जब weight की बात करते हैं, हम जब डे टू डे लाइफ में बात करते हैं, हम किसी को पूछते हैं तो तुम्हारा वेट कितना है, तो कोई भी बताता है 50 kg 60 kg। हम पूछते हैं वेट, लेकिन बता क्या आ रहा है सामने वाला, केजी बता रहा है। तो केजी किसका यूनिट है बच्चे लोग, केजी मास का यूनिट है। सो व्हेन वी आस्क समवन अबाउट देयर वेट एंड इफ दे आर रिप्लाइंग इन केजी, सो दे आर नॉट एक्चुअली टेलिंग अस द वेट, दे आर टेलिंग अस द मास। तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा किया जाता है, ठीक है, ये अभी हम समझने की कोशिश करते हैं। We use weight for both mass and weight and measure the weight in kilogram which is the unit of mass। हम जो है वेट जो है ना, मास और वेट दोनों मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, यूज करते हैं,
और नॉर्मली हम जो है वेट जो है वो किलोग्राम में मेजर करते हैं, जो किसका यूनिट है, मास का। इसका मतलब क्या है, मान लो अगर एक लड़का है जिसका नाम राजीव है, इफ इट इज वेइंग 75 kg, व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स अ ग्रेविटेशनल फोर्स or gravitational weight equivalent to 75 kg of mass is acted on the Rajiv। ठीक है, मतलब अगर किसी बंदे का वेट 75 kg है तो इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर 75 kg मास का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स उसका क्या है, वेट है। In scientific language, when we say that Rajiv weight is 75 kg, we are talking about Rajiv's mass. What we mean is that Rajiv's weight is equal to the gravitational force on 75 kg mass. राजीव का वेट कितना है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन 75 kg मास, इतना। ठीक है, नॉर्मली हम जब बात करते हैं, जो हमारी वेइंग मशीन होती है, हम बोलते हैं वेट, लेकिन एक्चुअली वो क्या रिप्रेजेंट करता है, मास से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एंड व्हेन वी गो टू द स्टोर, जब हम ये वेइंग मशीन देखते हैं बैलेंसिंग वाला, द टू स्केल बैलेंसेस इन शॉप्स कंपेयर द टू वेट्स, दैट इज टू मासेस। वहां पे भी क्या कंपेयर होता है, मासेस कंपेयर होता है, वेट कंपेयर नहीं होता है। देयर इज नो डिवाइस टू कैलकुलेट वेट। व्हाट वी एक्चुअली डू इज, हमारे जो वेट मशीन्स होते हैं वो क्या बताते हैं, मास बताते हैं कि जो वेट आ रहा है वो कितने मास पे आ रहा है, वो कैलकुलेट किया जाता है। और इसके लिए कौन सा प्रिंसिपल यूज किया जाता है वेट मेजर करने के लिए बच्चे लोग, न्यूटन्स थर्ड लॉ यूज किया जाता है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। तो जब आप अर्थ सरफेस पे वेट एक्सर्ट करते हो तो अर्थ सरफेस क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन देता है, और वही रिएक्शन जो है आपकी वेट मशीन मेजर करती है। ठीक है, तो वेट मशीन हम बोलते हैं, बट एक्चुअली इट गिव्स अस मास, नॉट द वेट। नाउ यूज योर ब्रेन पावर। विल योर वेट रिमेन कांस्टेंट एज यू गो अबाउट द अर्थ सरफेस? क्या आपका वेट जो है, आप अर्थ सरफेस से ऊपर जा रहे हैं तो क्या कांस्टेंट रहेगा आपका वेट? नहीं, क्योंकि अब जैसे कि मैंने बताया वेट जो होता है F=mg होता है। जैसे जैसे आप अबाउट द अर्थ सरफेस जाओगे, ठीक है, R क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, और जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे वैसे ग्रेविटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ग्रेविटी कम होगा तो वेट भी क्या होगा, कम होगा। सो एज वी मूव अबाउट द अर्थ सरफेस द वेट डिक्रीजेस, वेट क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा, बट योर मास विल रिमेन कांस्टेंट, बिकॉज मास जो है वो आपका मैटर है, कितना आपका बॉडी मैटर पोजेस कर रहा है, और वो हर जगह पे क्या रहेगा, सेम रहेगा, इट विल नॉट चेंज एट ऑल। Alright. Next is gravitational wave. Gravitational waves. Waves are created on the surface of water when we drop a stone into it. Similarly, you must have seen the wave generated on a string when both its ends are held in hand and it is shaken. Light is also a type of wave called electromagnetic wave. अब वेव की हम बात करते हैं बच्चे लोग, तो वेव बेसिकली क्या होता है, एक टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द पार्टिकल्स होता है। किसी भी चीज के पार्टिकल्स, अगर मीडियम के पार्टिकल्स अगर टू एंड फ्रो होते हैं, अपनी जगह से डिस्टर्ब होते हैं, मेन पोजीशन से डिस्टर्ब होते हैं, तो वो क्या डेवलप करते हैं, वेव डेवलप करते हैं। अगर वेव को समझना है तो बेसिक एग्जांपल वेव का क्या है कि कोई भी वाटर, अगर स्टेशनरी वाटर है तो उसके सरफेस पे आप अगर एक स्टोन मारते हो, पत्थर फेंकते हो, तो वो क्या क्रिएट करता है, उसके सरफेस के ऊपर वेव डेवलप्स होती है, दैट इज नथिंग बट वाटर वेव्स। सिमिलरली अगर मैं एक स्ट्रिंग को दोनों हाथ, उसके दोनों एंड को हेल्ड करके रखूं और उसको शेक करूं, तो वो भी क्या होगा, वेव प्रोड्यूस होगा। बचपन में जैसे हम लोग खेलते थे ना, गोली आती थी दो स्ट्रिंग वाली, उसको हम क्या करते थे, होल्ड करते थे दोनों हैंड टाइट रख के और उसको व्रिल करते थे, तो वहां पे क्या डेवलप होता था, वहां पे भी वेव डेवलप होती थी। ठीक है, सिमिलरली जो हम देखते हैं लाइट भी जो है बच्चे लोग क्या है, ये एक फॉर्म ऑफ वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इसके अलावा गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसके अलावा जब हम बात करते हैं तो ये जो भी वेव्स है, जैसे कि गामा रेज हो गया, अल्फा रेज हो गया, बीटा रेज हो गया, एक्स रेज हो गए, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज हो गए,
इंफ्रारेड, माइक्रोवेव या फिर रेडियो वेव, ये सारे के सारे किसके टाइप से? दिस ऑल आर एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, ये सारे के सारे जो है बच्चे लोग ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के एग्जांपल है। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट एमिट्स दिस वेव्स एंड वी रिसीव देम यूजिंग आवर इंस्ट्रूमेंट्स। ऑल आवर नॉलेज अबाउट द यूनिवर्स हैज बीन ऑब्टेन थ्रू दिस वेव्स। जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो स्पेस में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, नॉर्मली यही क्या करते हैं, ये वेव्स जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनको एमिट करते हैं और इस वेव्स को हम क्या करते हैं, अपने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से हम इनको क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। जब हम इनको रिसीव करते हैं तो इनकी नॉलेज से ही हमको यूनिवर्स के बारे में बहुत कुछ डिटेल जानकारी मिलती है। ठीक है, इनकी जो नॉलेज होती है ये हमको यूनिवर्स के बारे में जानकारी देती है। तो ये जो हमने बात की है तो नॉर्मल वेव्स की बात थी। अब ग्रेविटेशनल वेव कैसी होती है? ग्रेविटेशनल वेव्स आर अ वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव। दे हैव बीन कॉल्ड द वेव्स ऑन द फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम। ठीक है, आइंस्टाइन प्रेडिक्टेड देयर एग्जिस्टेंस इन 1916। ये जो ग्रेविटेशनल वेव होती है ना, ये थोड़ी अलग होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। उनको बोला जाता है वेव्स ऑन द फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम, और इसको जो है सबसे पहले आइंस्टाइन ने प्रेडिक्ट किया था 1916 में। These waves are very difficult to identify। ये जो है ना, इसको प्रेडिक्ट करना, इसको डिटेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, साइंटिस्ट हैव कंस्ट्रक्टेड एक्सट्रीमली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट टू डिटेक्ट द ग्रेविटेशनल वेव्स एमिटेड बाय द एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेस। अब ये जो एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेस है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है अलग अलग तरीके की, ये तो इंस्ट्रूमेंट, इसके लिए तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, इससे हम इजीली देख सकते हैं अलग अलग टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, दिस आर वेरी इजी टू डिटेक्ट। बट जो ग्रेविटेशनल वेव होता है, ठीक है, ये बहुत ही मुश्किल से, बहुत वीक होता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट दैट। Scientists have constructed extremely sensitive instrument to detect the gravitational wave emitted by astronomical sources। तो साइंटिस्ट ने जो है अभी कंस्ट्रक्ट कर लिए हैं इंस्ट्रूमेंट्स को, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इजीली ग्रेविटेशनल वेव को क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फ्री फॉल। नाउ फ्री फॉल का मतलब क्या होता है, उसको समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। टेक अ स्मॉल स्टोन, होल्ड इट इन योर हैंड, विच फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन द स्टोन, नाउ रिलीज द स्टोन, what do you observe, what are the forces acting on the stone after you release it। फ्री फॉल समझने के लिए मान लो एक पत्थर ले लो अपने हाथ में, उसको होल्ड करके रखो। ठीक है, अब इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्स एक्ट हो रही है, ठीक है, फिर इसको अगर हम छोड़ते हैं तो क्या होगा, ठीक है, और छोड़ने के बाद ये जब नीचे आएगा तो कौन कौन सी इसके ऊपर डिफरेंट फोर्सेस एक्ट होगी, इन सब के बारे में हमको अभी पढ़ना है। ठीक है, नाउ अब जब आप फोर्स पत्थर को अपने हाथ में होल्ड करके रखते हो तो बेसिकली उसके ऊपर क्या है, एक फोर्स एक्ट हो रही है। ठीक है, जो क्या कर रही है, पर्सन के हाथ में जितना फोर्स है, द फोर्स ऑफ द हैंड एक्ट्स ऑन द स्टोन। ठीक है, दैट इज वन फोर्स। सेकेंड, इसके ऊपर एयर फोर्स भी एक्ट हो रही है। ठीक है, थर्ड, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रही है, जो इसको क्या कर रही है, नीचे की तरफ खींच रही है। तो अभी ये जो है ये इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि अभी पत्थर जो है रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे होने की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स, एयर फोर्स और पर्सनल फोर्स, ये तीनों फोर्स जो है ना, ये इसके ऊपर क्या हो रही है, एक्ट हो रही है। नाउ व्हेन यू रिलीज इट फ्रॉम योर हैंड, अगर इस पत्थर को हम लोग छोड़ देते हैं तो इसके ऊपर क्या होगा, पर्सनल फोर्स जो था, हैंड का फोर्स जो था, वो निकल जाएगा। नाउ only gravitational force and air force will be act on it। gravitational force will try to pull that stone in downward direction, whereas air force जो होता है, air resistance provide करता है मोशन को, इसलिए वो क्या करता है, upward direction में act होता है। ठीक है, we know that the force of gravity due to the earth acts on each and every object। when we were holding the stone in our hand, the stone was experiencing this force, but it was balanced by a force that we were applying on it in opposite direction। as a result the stone remains at rest। कहने का मतलब क्या है, जब हम स्टोन को होल्ड करके रख रहे थे, ठीक है, तो इसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है, जो इसको नीचे की तरफ पुल कर रहा है। बट सिंस इट हैज बीन होल्ड इन आवर हैंड, ड्यू टू दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द फोर्स ऑफ द हैंड। ठीक है, द मोमेंट वी रिलीज इट, जैसे हम इसको छोड़ देंगे, वंस वी रिलीज द स्टोन फ्रॉम आवर हैंड,
द ओनली फोर्स दैट एक्ट ऑन इट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एंड द स्टोन फॉल्स डाउन अंडर इट्स इन्फ्लुएंस। जैसे हम इस पत्थर को छोड़ देंगे तो क्या होगा, इसके ऊपर सिर्फ कौन सी फोर्स एक्ट होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगी, और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से स्टोन क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा। Whenever an object moves under the influence of the force of gravity alone, it is said to be free falling. Thus the released stone is in free state. तो कोई भी बॉडी को, बच्चे लोग फ्री फॉल समझना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी बॉडी को अगर हम लोग छोड़ देते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक है, तो वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में क्या होगा, डाउनवर्ड मूव करेगा। उस मोशन को, जो बॉडी का मोशन होता है, उस मोशन को हम क्या बोलते हैं, फ्री फॉल बोलते हैं। तो बेसिकली फ्री फॉल इज नथिंग बट द मोशन ऑफ द बॉडी प्योरली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होती है, ठीक है। तो यही चीज है, जो स्टोन हमारे हाथ में था तब तक उसके ऊपर दो फोर्स थी। कौन कौन सी दो फोर्स, एक ग्रेविटेशनल फोर्स और एक फोर्स ऑफ द हैंड जो उसको रोक के रखा हुआ। एट दैट इंस्टेंट दिस टू फोर्सेस आर बैलेंस, बट द मोमेंट we release the stone from our hand, it will fall down purely under the influence of gravitational force, जिसकी वजह से क्या होगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये नीचे की तरफ आएगा, और जब ये नीचे की तरफ आएगा तो इस बॉडी को क्या बोला जाएगा, दिस बॉडी इज सेड टू बी फ्री फॉलिंग, ठीक है। अब ये फ्री फॉल में क्या होता है ये समझते हैं आगे। इन फ्री फॉल द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0 and goes on increasing due to the acceleration due to gravity of the earth. During free fall, the frictional force due to air opposes the motion of the object, and a buoyant force also acts on the object. Thus the free fall is possible only in vacuum. अब जब हम फ्री फॉल की बात करते हैं बच्चे लोग, तो जब स्टोन मेरे हाथ में था, when we were holding the stone, at that time its initial velocity is 0. Now when we release the stone, it will go down under the influence of acceleration due to gravity of the earth surface. तब ये धीरे धीरे नीचे जा रहा है। जैसे जैसे ये नीचे जा रहा है, इसका जो वेलोसिटी है ये बढ़ते जाएगा, ठीक है, और एक हाई वेलोसिटी के साथ ये क्या करेगा, ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। अब जब ये नीचे जा रहा है तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक्ट हो रहा है, एट द सेम टाइम इसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस फोर्स एक्ट हो रहा है, ठीक है, और एक बॉयंट फोर्स एक्ट हो रहा है, बॉयंसी फोर्स, ठीक है, जो क्या कर रहा है, इसको मोशन अपोज कर रहा है। तो डेफिनेटली अगर हम इसको बोलेंगे कि स्टोन फ्री फॉल हो रहा है, तो फ्री फॉल में मैंने बोला था सिर्फ क्या होना चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स होना चाहिए, लेकिन अब इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं हो रहा है। प्रैक्टिकली इसके ऊपर और दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं, ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, देन इट आल्सो एक्टेड बाय योर एयर रेजिस्टेंस फोर्स एंड बॉयंसी फोर्स। तो इसलिए वी से दैट फ्री फॉल इज पॉसिबल ओनली इफ देयर इज नो सच फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, मतलब एयर रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, बॉयंसी नहीं होना चाहिए। और ये कहां पॉसिबल है, ये पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम में, ठीक है। सो द फिनोमेना ऑफ फ्री फॉल इज पॉसिबल प्योरली ओनली इन वैक्यूम वेयर देयर इज नो मीडियम, अदरवाइज देयर विल बी अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज एयर फ्रिक्शन एंड बॉयंसी। नाउ जैसे कि हमने बोला, फॉर अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट द वेलोसिटी ऑन रीचिंग द ग्राउंड, that is earth, and the time taken for it can be calculated using Newton's equation of motion. Now we said initial velocity is going to be 0, right? Then because it is coming down, the acceleration due to gravity is provided by, मतलब acceleration जो होता है वो कौन प्रोवाइड करता है, A is provided by acceleration due to gravity, that is G. So very first thing, for free fall mu is 0, that is initial velocity is 0 and A is equal to G. Now this can be plus G or it can be minus G depending on body is moving down or up. Obviously when we talk about free fall में body नीचे की तरफ ही आएगी, तो A will be plus G. Okay, so for a freely falling object the velocity on reaching the earth and the time taken for it can be calculated by using Newton's equation of motion. For a free fall, the initial velocity u is equal to 0 and the acceleration a is equal to g. Thus we can write the equation v is equal to gt, s is equal to half gt square, v square is equal to 2gs. ये इक्वेशन कैसे आते हैं बच्चे लोग, इक्वेशन आते हैं न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन से। न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलता है, पहला न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v is equal to u plus at। तो u तो इनिशियल वेलोसिटी फ्री फॉल के लिए 0 है और a जो है g से रिप्लेस हो गया, इसलिए क्या बन गया ये v is equal to gt। दूसरा फ्री फॉल का न्यूटन्स इक्वेशन क्या था,
s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये भी पहला टर्म हट गया, तो बचा क्या, s इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर, और क्योंकि फ्री फॉल है तो फ्री फॉल में एक इससे रिप्लेस हो गया g, तो इसलिए s इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। थर्ड न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अगेन इनिशियल वेलोसिटी 0 तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। बॉडी नीचे आ रहा है इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, तो a इज रिप्लेस बाय g, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। तो ये तीन जो इक्वेशन बनते हैं फ्री फॉल के इसलिए बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर कैलकुलेटिंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड, जैसे कि मैंने बोला अब ऊपर से नीचे आ रहा था तो क्या था, फ्री फॉल था, लेकिन अब नीचे से ऊपर जाएगा तो फ्री फॉल नहीं होगा। फॉर कैलकुलेटिंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, दैट इज इन द डायरेक्शन opposite to the velocity and is to be taken minus g. The magnitude of g is same but the velocity of object decreases because of this negative acceleration. Now कोई भी बॉडी अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर जा रहा है तो अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है इट इज टेकन एज नेगेटिव। नाउ अब ये मैग्नीट्यूड जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम बट सिंस इट इज मूविंग अप अगेंस्ट द ग्रेविटी, सो जैसे जैसे ये बॉडी ऊपर जाएगा इसका वेलोसिटी क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव एक्सेलरेशन। The moon and artificial satellites are moving freely under the influence of the gravitational field of the earth, thus they are all in free state। जो मून है या फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो भी जो है वो अर्थ के अराउंड घूम रहा है, वो अर्थ के ऊपर आ नहीं रहा है, गिर नहीं रहा है, तो अगेन वी कुड से दैट इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्री फॉल कंडीशन ऑफ द मून एंड द आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ठीक है। नाउ विल डू वन एक्सपेरिमेंट, द वैल्यू ऑफ g इज सेम फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट एट गिवन प्लेस ऑन द अर्थ। ओके, अब ये जो अपने को पता है वैल्यू ऑफ g जो होता है सारे ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लूं मैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट एक पर्टिकुलर जगह ले लूं अर्थ पे, तो उसके ऊपर जो है ग्रेविटी जो होगी सब ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगी, सेम होगी। तो इसलिए अगर दो ऑब्जेक्ट को, ठीक है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर मासेस एंड अदर प्रॉपर्टीज व्हेन ड्रॉप फ्रॉम सेम हाइट, अगर दो ऑब्जेक्ट को मैं सेम हाइट से ड्रॉप करूं तो दे शुड रीच द ग्राउंड एट सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। विल सी हाउ। द वैल्यू ऑफ g इज सेम फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स एट गिवन प्लेस ऑन द अर्थ, thus any two object irrespective of their masses or any other properties when dropped from the same height and falling freely will reach the earth at the same time, ठीक है। कोई भी बॉडी को अगर हम लोग दो अलग अलग बॉडी को इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर मासेस, एक का मास कम एक का मास ज्यादा है, तो भी अगर हम उनको सेम हाइट से अगर थ्रो करते हैं मतलब फ्रीली फॉल करते हैं तो दे शुड रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम। और ये एक्सपेरिमेंट जो है ये सबसे पहले किसने परफॉर्म किया था, ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था गैलीलियो ने। गैलीलियो इज सेड टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट अराउंड 1590 इन द इटालियन सिटी ऑफ पिसा। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ना गैलीलियो ने परफॉर्म किया था 1590 में, ठीक है, इटालियन सिटी पिसा में। इसने क्या किया था, he dropped two spears of different masses from the leaning tower of Pisa to demonstrate that both spear reaches the ground at the same time। तो इसने उस टावर से, एक लीनिंग टावर से दो मेटल स्पीयर ड्रॉप किए थे अलग अलग मास के सेम हाइट से, और उसने देखा कि दोनों के दोनों क्या हो रहा है, साइमल्टेनियसली रीच हो रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाता है। अब देखो हम यहाँ पे एक तरफ बोल रहे हैं फ्री फॉल की कंडीशन की वजह से सेम हाइट से ड्रॉप किया सेम टाइम पे पहुंचना चाहिए, बराबर है। बट अब यही एक्सपेरिमेंट मैं परफॉर्म करूं एक मेटल बॉल के साथ और एक फेदर्स के साथ, फेदर्स बहुत लाइट वेट होते हैं तो फ्लूइड, तो क्या वो सेम टाइम पे पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, दैट वी विल नीड टू सी। सो व्हेन वी ड्रॉप अ फेदर एंड अ हैवी स्टोन एट द सेम टाइम फ्रॉम अ हाइट, दे डू नॉट रीच द अर्थ एट द सेम टाइम। The feather experiences a buoyant force and a frictional force due to air and therefore floats and reaches the ground slowly, later than the heavy stone. The buoyant and frictional forces on the stone are much less than the weight of the stone
and does not affect the speed of the stone much. अब एक फेदर को और एक स्टोन को अगर हम सेम हाइट से रिलीज करते हैं तो क्या होगा, जो फेदर है वो लाइट वेट होता है, लाइट वेट होने की वजह से उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस एक्ट होगा, उसके ऊपर बायन फोर्स एक्ट होगा, है ना। तो वो क्या करेगा, वो नीचे स्पीड से नहीं आएगा, वो क्या करेगा, फ्लोट करने लग जाएगा। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं स्टोन की बात करूं तो स्टोन का खुद का वेट क्या होता है, ज्यादा होता है। जब डाउनवर्ड फोर्स होता है वो किसकी वजह से होता है, वेट की वजह से होता है। तो वेट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दी फ्रिक्शनल फोर्स, एज कंपेयर टू दी बायन फोर्स, जिसकी वजह से वो क्या करता है, स्पीड से नीचे आ जाता है। तो जो गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था 2 मासेस के लिए, वो सही है। उधर उसने बोला था इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द मासेस, अगर दो ऑब्जेक्ट को सेम हाइट से थ्रो करेंगे तो दे शुड रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली। बट यही एक्सपेरिमेंट अगर हम एक फेदर और एक स्टोन के साथ कर रहे हैं तो दे डू नॉट रीच साइमल्टेनियसली। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम मैं बता चुका हूं आपको कि फेदर में क्या होता है, लाइट वेट होने की वजह से उस पर क्या एक्ट हो रहा है, उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस एक्ट हो रहा है, उसके ऊपर बायन फोर्स एक्ट हो रहा है। और स्टोन का वेट ज्यादा होने की वजह से उसके ऊपर कुछ भी एक्ट नहीं हो रहा है, वो इजीली क्या कर रहा है, नीचे फॉल कर रहा है। ठीक है, इसलिए ये जो एक्सपेरिमेंट है, हम फ्री फॉल की जब बात करते हैं, इसलिए बहुत जरूरी है, ये बोला जाता है कि फ्री फॉल जो होता है, प्योर फ्री फॉल, वो जो है वैक्यूम में ही पाया जाता है। ठीक है, रिसेंटली साइंटिस्ट परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट इन वैक्यूम एंड शोड that the feather and stone indeed reach the earth at the same time। तो हम जो नॉर्मल एटमॉस्फेयर में करते हैं वहां पे जो है रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा, बायंसी होगा ही होगा, तो ऑपोजिशन होगा, सो दे कैन नॉट रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम। बट व्हेन वी परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट इन वैक्यूम वी फाउंड दैट स्टोन एंड फेदर रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम। ओके, नाउ नेक्स्ट, according to Newton's law of gravitation, the Earth's gravitational force is higher on an object of larger mass. Why doesn't that object fall down with higher velocity as compared to object with lower mass? ठीक है, क्वेश्चन समझ लो। देखो न्यूटन का सेकंड लॉ ने क्या, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने क्या बोला कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस को। तो अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा है तो उसमें क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, और अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास कम है तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो अगर अभी हमने थोड़ी देर पहले एक्सपेरिमेंट देखा, ठीक है, 2 मासेस को साइमल्टेनियसली क्या किया गया, एक पॉइंट से ड्रॉप किया गया। गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था अलग अलग मासेस के ऑब्जेक्ट को। तो जब इसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो जिस बॉडी का, जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा था तो उसने क्या करना चाहिए था, उसने जल्दी ग्राउंड पे आना चाहिए था, उसकी वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू दी ऑब्जेक्ट ऑफ लोअर मास। ऐसा होना चाहिए था, राइट। लेकिन ऐसा हुआ क्या, नहीं हुआ। हमने क्या देखा, हमने देखा कि दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो साइमल्टेनियसली ग्राउंड पे रीच कर रहे हैं। या फिर अभी हमने जो देखा वैक्यूम में जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया एक बॉल और एक फेदर का, तो वो भी क्या हुआ, उस एक्सपेरिमेंट में भी देखा सेम हाइट से रिलीज किया तो दे रीच द ग्राउंड एट द सेम पॉइंट ऑल्दो दे आर हैविंग डिफरेंट मासेस, है ना। बट क्वेश्चन अब यहाँ पे ये है कि अब ग्रेविटेशनल फोर्स की हम बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर स्टोन का मास ज्यादा है तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होना चाहिए, फेदर का मास कम है तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स कम होना चाहिए। ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होने की वजह से स्टोन की वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए, फेदर में ग्रेविटेशनल फोर्स कम होने की वजह से उसकी वेलोसिटी कम होनी चाहिए, और स्टोन एज कंपेयर टू फेदर जल्दी नीचे आना चाहिए। बट ऐसा वैक्यूम में होता नहीं है, आइडियली होता नहीं है ना। तो इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की जब हम बात करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली दिया कैसे जाता है, इट इज F इज इक्वल टू फोर्स इज बेसिकली F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सबसे पहली चीज, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं तो F इज इक्वल टू GMM अपॉन आर स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू ma एक पार्ट हो गया और F इज इक्वल टू GMM अपॉन आर स्क्वायर 2 पार्ट हो गया। अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करूं तो एक्सेलरेशन ए जो है वो क्या हो जाएगा, दोनों फोर्स को कंपेयर करूं तो आई विल से ma इज इक्वल टू GMM अपॉन आर स्क्वायर, तो स्मॉल m जो है वो कट जाएगा, देन आई विल गेट एक्सेलरेशन एज gm अपॉन आर स्क्वायर। So if you see, acceleration of the body depends on gravitational constant, it depends on mass of the earth and it depends on the distance between the two objects, right? ये किधर भी mass of the object पे depend नहीं करता है। इसलिए
भले ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मास को, लेकिन एक्सेलरेशन जो है या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो इंडिपेंडेंट है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट से। तो हायर मास का बॉडी हो या लोअर मास का बॉडी हो, दोनों के दोनों क्या होंगे, दे शुड रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट फ्री फॉल। नाउ वी विल टॉक अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। Now, the energy stored in an object because of its position or state is called potential energy. This energy is relative and increases as we go to greater heights from the surface of the earth. अब हम पढ़ते आ रहे हैं, 9th में भी पढ़ा था हमने, पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो कोई भी एनर्जी अगर बॉडी में पोजेस होती है ऑन अकाउंट ऑफ इट्स पोजीशन या स्टेट, उस एनर्जी को क्या बोला जाता है, उस एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है। ठीक है, पोजीशन बोलो, स्टेट बोलो या हाइट की वजह से जो एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अब इसको समझने के लिए मान लो मेरे पास एक हाइट पे एक ट्री की ब्रांच है। ठीक है, अगर मैं उसको खींचूं, इफ आई पुल इट, तो वो क्या होगी, बेंड होगी, लेकिन जैसे ही मैं उसको रिलीज कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगी, वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन रिगेन करने की कोशिश करेगी। तो मतलब इसमें किधर ना किधर एनर्जी स्टोर है। ठीक है, दिस एनर्जी इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी। वो उसकी हाइट के ऊपर डिपेंड करता है, जितना ऊपर हाइट होगा उतना ज्यादा क्या होगा, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, जितना नीचे पकड़ूंगा मैं उस ब्रांच को उतना क्या मिलेगा, पोटेंशियल एनर्जी कम मिलेगा। ठीक है, तो अब पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली किसकी वजह से मिल रहा है, पोटेंशियल एनर्जी हाइट की वजह से मिल रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ऑन अकाउंट ऑफ इट्स पोजीशन, पोजीशन मींस हाइट या फिर स्टेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। नाउ मैथमेटिकली जब मैं इस पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूं, ये दिया कैसे जाता है, we had assumed that the potential energy of an object of mass m at an height h from the ground is mgh। ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये mgh से दिया जाता है, where m is the mass of the body, g is the acceleration due to gravity and h is the height of the object from the earth's surface, and on the ground this potential energy is 0। ठीक है, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ना बच्चे लोग, कैसे दिया जाता है, ये पोटेंशियल एनर्जी मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए देना है तो सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट का मास लेट से m है। ठीक है, उसकी हाइट h है फ्रॉम द अर्थ सरफेस, तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो दिया जाता है अर्थ सरफेस, अपना हाइट की वजह से mgh दिया जाता है। ठीक है, लेकिन यही ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे आ जाएगा, अर्थ पे आ जाएगा, तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों 0 हो जाएगी, बिकॉज h विल बिकम 0, पोजीशन ही नहीं रहेगी, तो ग्राउंड सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, नाउ when h is small compared to the radius r of the earth, we can assume g to be constant and can be used, and we can use the above formula mgh for potential energy। अब हमने बोला पोटेंशियल एनर्जी जो है बच्चों लोग क्या है, mgh है, बराबर है। जितना हाइट रहेगा उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, फॉर्मूले से पता चलता है। ठीक है, अब मान लो हाइट नहीं है। ठीक है, हाइट नहीं है मतलब थोड़ी हाइट है, स्मॉल हाइट है, तो अगर स्मॉल हाइट है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने देखा था वेरिएशन ऑफ जी में कि जैसे जैसे ऊपर जाते हो वैसे वैसे क्या होता है, ग्रेविटी जो होता है कम होता है। लेकिन उसके लिए भी हमने बोला था, जैसे हमने, आपको याद है एक एरोप्लेन का एग्जांपल लिया था जो 10 किलोमीटर ऊपर फ्लाई कर रहा है, तो 10 किलोमीटर जो है वो अर्थ के रेडियस के हिसाब से बहुत कम था, क्योंकि अर्थ का रेडियस 6400 था, है ना। तो इसलिए अगर हाइट छोटी है एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, तो उसकी वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज नहीं होगी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज नहीं होगी तो इसलिए जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हम यूज कर सकते हैं mgh। दिस इज फॉर स्मॉलर हाइट। लेकिन अगर हम ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, फॉर द लार्जर वैल्यू ऑफ h द वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग h। अब अगर हाइट बढ़ रहा है, ठीक है, और अच्छा खासा बढ़ रहा है, निग्लेजिबल नहीं है अभी रेडियस के कंपैरिजन में, तो फिर क्या हो जाएगा, ग्रेविटी चेंज हो जाएगी, है ना। तो मुझे पता है हमने वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी में देखा था, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे ग्रेविटी क्या होगा, चेंज होगा। सो जैसे जैसे ग्रेविटी चेंज होगा मतलब क्या होगा, डिक्रीज होएगा ग्रेविटी हाइट के साथ। तो अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट बहुत ही इनफाइनाइट हाइट पे पहुंच गया है, अगर इनफाइनाइट हाइट हो गई है तो वो ऑलमोस्ट स्पेस में चला गया, तो स्पेस में ग्रेविटी क्या होगी, 0 होगी। अगर स्पेस में ग्रेविटी 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, अभी 0 हो जाएगा, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज
mgh, उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं होगा। तो अगर स्पेस पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है ना, स्पेस पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो उसके नीचे क्या होगा, अर्थ सरफेस पे जीरो से कम, लेस देन जीरो, मतलब नेगेटिव। इसलिए अर्थ सरफेस पे हम पोटेंशियल एनर्जी नॉर्मली क्या करते हैं, नेगेटिव कंसिडर करते हैं। ठीक है, देखते हैं हम लोग, रीड करते हैं। फॉर अ लार्जर वैल्यू ऑफ h द वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन h, ये हम देख चुके हैं। फॉर एन ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ the value of g is 0 and the gravitational force does not act on the object. So it is more appropriate to assume the value of potential energy to be 0 there. Thus for a smaller distance the height and the potential energy is less than 0, that is it is negative. ठीक है, तो स्मॉलर डिस्टेंस दैट इज हाइट के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, लेस देन 0 होगी, नेगेटिव होगी। क्यों होगी ये मैं आपको बता चुका हूं, है ना। फिर से मैं रिपीट करता हूं बच्चों लोग, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, एज द हाइट इंक्रीजेस जी डिक्रीज होगा। ये हम पढ़ चुके हैं वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू हाइट में। वी हैव कंक्लूडेड देयर ग्रेविटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन हाइट। So if height increases, gravity will decrease. Now if I reach to an infinite height, एक infinite height तक अगर हम पहुंच जाते हैं तो वहां पे ग्रेविटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं रहेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी mgh, g क्या हो गया, जीरो हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी वहां पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इनफाइनाइट हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी इज कंसिडर एज जीरो। ओके, नाउ अब इनफाइनाइट हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो स्मॉल डिस्टेंस पे, है ना, मतलब इनफाइनाइट से कम हो गया हाइट, तो जीरो से नीचे हो गया, तो जीरो से नीचे क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसलिए फॉर अ स्मॉल हाइट दैट इज डिस्टेंस द पोटेंशियल एनर्जी इज कंसिडर्ड टू बी नेगेटिव। ठीक है, और अब ये जो ऑब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा हाइट पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी हमने आइडियली जीरो बोल दिया, लेकिन इनफाइनाइट हाइट के लिए आइडियली जीरो बोला ना। अब हाइट मेजरेबल है, ठीक है, स्मॉल नहीं है, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी कैसे दिया जाएगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज gmm अपॉन r प्लस h। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक हाइट h पे है अर्थ सरफेस पे, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे दी जाएगी, माइनस gmm अपॉन r प्लस h। ये नेगेटिव क्यों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। नेगेटिव इसलिए है क्योंकि इनफाइनाइट हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, और जीरो से नीचे एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव होगी, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी इज कंसिडर एज नेगेटिव ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, ऑन द अर्थ सरफेस इट इज कंसिडर एज माइनस gmm अपॉन r, एंड एज वी मूव अबाउट द अर्थ सरफेस इट इज कंसिडर एज माइनस gmm अपॉन r प्लस h। हियर m इज द मास ऑफ द अर्थ एंड r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करता हूं तो पोटेंशियल एनर्जी नॉर्मली mgh से दिया जाता है अगर ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो फिर हम फॉर्मूला यूज करते हैं mgh। लेकिन जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूं मुझे पता है ग्रेविटी चेंज होगी, इनफाइनाइट हाइट पे ग्रेविटी जीरो हो जाएगी, तो इनफाइनाइट हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। ठीक है, और इनफाइनाइट हाइट के नीचे पोटेंशियल एनर्जी विल बी कंसिडर एज negative and it is given by the formula minus gmm upon r plus h. This was all about potential energy. Okay, Earth's gravitational potential. Now we will talk about escape velocity. When a ball is thrown vertically upward, its velocity decreases because of the gravitation of the earth. The velocity becomes zero after reaching a certain height, and after that stone starts falling down. Its maximum height depends on the initial velocity. ठीक है, जैसे जैसे मैं अगर किसी बॉल को ऊपर फेंक रहा हूं, ठीक है, तो जैसे जैसे बॉल ऊपर जा रहा है उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, एक लेवल तक पहुंचेगा, उसके बाद उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और फिर वो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ of motion of equation v square is equal to u square plus 2as, तो v यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है। अब मैंने बोला इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ रहेगी, फाइनल पॉइंट जाके बॉल क्या हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो v is going to be zero, ऑलराइट।
और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ए जो है वो क्योंकि बॉल ऊपर की तरफ जा रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हियर इन द इक्वेशन v square is equal to u square plus 2as, v is the final velocity that will be 0 and u is the initial velocity and a is the acceleration due to gravity। तो acceleration due to gravity जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों लोग, नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि against the gravity ऊपर जा रहा है। ठीक है, so if I substitute the value I get maximum height of the ball that is s is equal to minus u square upon 2g। तो इस इक्वेशन से क्या पता चलता है? इस इक्वेशन से पता चलता है कि जितना इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा रहेगा उतना वो क्या करेगा, मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा। ऑलराइट, हायर द इनिशियल वेलोसिटी u, larger is the height reached by the ball। The reason for this is that higher the initial velocity, the ball will oppose the gravity of the earth more and larger will be the height to which it can reach। We have seen above that the value of g decreases as we go higher from the surface of the earth। Thus, the force pulling the ball downward decreases as the ball goes up। तो जैसे जैसा इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा रहेगा बच्चा लोग, इनिशियल वेलोसिटी आपने देखा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी जो है, जो इनिशियल वेलोसिटी अगर ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, बॉल जो है उतनी स्पीड से ऊपर जाएगा और जितनी स्पीड से इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से वो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो डाउनवर्ड पुल है उसको अपोज करेगा और मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा। क्योंकि हमको पता है जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगा वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो मेन चीज क्या है, ऊपर पहुंचना जरूरी है ग्रेविटी को हराने के लिए, बराबर है। तो ग्रेविटी को हराने के लिए ऊपर पहुंचना है और ऊपर पहुंचने के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो इसलिए बोला गया कि जितनी इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा रहेगी उतना बॉल ऊपर जाएगा और उतना ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, कम होगा। क्योंकि हमको पता है जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है, तो जो डाउनवर्ड पुल है ऑब्जेक्ट के ऊपर वो कम हो जाएगा। ठीक है, नाउ इफ वी कीप इंक्रीजिंग द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, it will reach larger and larger height, and above a particular value of initial velocity of the ball is able to overcome the downward pull by the earth and can escape the earth forever and will not fall back on the earth। This velocity is called escape velocity। अब हमने बोला कि ऊपर जाने के लिए क्या होना चाहिए, वेलोसिटी ज्यादा होना चाहिए ताकि ग्रेविटेशनल पुल को क्या किया जा सके, अपोज किया जा सके। तो जैसे जैसे हम वेलोसिटी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हम क्या होते जाएंगे, ऊपर की तरफ जाते जाएंगे, और जैसे जैसे ऊपर की तरफ रीच कर रहे हैं वैसे वैसे ग्रेविटेशनल पुल जो है अर्थ का वो कम होते जाएगा। तो एक वेलोसिटी ऐसी आ जाएगी, ठीक है, एक वेलोसिटी ऐसी आ जाएगी, एक डिस्टेंस ऐसा आ जाएगा जहां पे क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल पुल जो है वो निग्लेजिबल हो जाएगा, वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब ग्रेविटेशनल पुल खत्म हो गया तो अब उसको कोई नीचे खींचेगा ही नहीं ऑब्जेक्ट को। तो अगर ऑब्जेक्ट को कोई नीचे खींचेगा ही नहीं तो वो नीचे आएगा ही नहीं, मतलब वो क्या हो गया, एस्केप हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो जिस वेलोसिटी पे ये हुआ है उस वेलोसिटी को बोला जाता है एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी है क्या बच्चों लोग, बेसिकली कुछ नहीं है, ये बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है। ये इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि वो क्या कर जाए, कि जो ग्रेविटेशनल पुल है उससे बाहर निकल जाए। ठीक है, कि बॉडी के ऊपर कोई भी ग्रेविटेशनल पुल एक्ट ना हो पाए। दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एस्केप वेलोसिटी। An object going vertical upward from the surface of the earth having an initial velocity equal to the escape velocity escape the gravitational force of the earth। जो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है वो वर्टिकली अपवर्ड, तो अगर उसकी वेलोसिटी इक्वल है एस्केप वेलोसिटी को, ठीक है, तो वो क्या कर जाएगा, अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप करके बाहर निकल जाएगा। ठीक है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बीइंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस becomes zero only at infinite distance from the earth। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो, ठीक है, जो बॉल है ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो उसका और अर्थ के बीच का डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है। तो आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा होने की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दिस मीन्स दैट for the object to be free from the earth gravity it has to reach infinite distance from the earth, that is the object will come to rest at infinite distance and will stay there।
तो ग्रेविटी से हटने के लिए तो ये जो इनवर्स स्क्वायर लॉ है, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू। तो ये डिस्टेंस जो है ना ये इनफाइनाइट होना चाहिए। अगर ये डिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा किसके बीच में, अर्थ के बीच में और ऑब्जेक्ट के बीच में, क्योंकि ऑब्जेक्ट को कौन खींचेगा, अर्थ खींचेगा अपनी तरफ ग्रेविटी से। तो अगर ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस को। तो इफ डिस्टेंस इज वेरी लार्ज देन ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी लेस। तो इतना डिस्टेंस पे पहुंचाना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है। और जीरो हो जाएगी तो फिर बॉडी जो है एस्केप कर जाएगा और वहां पे रुक जाएगा, ठीक है। तो अब हम कितनी होनी चाहिए एस्केप वेलोसिटी, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो मान लो फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m ऑन द ग्राउंड सरफेस, अगर ग्राउंड सरफेस पे तो काइनेटिक एनर्जी पता है हमको कैसे दिया जाता है, हाफ mv स्क्वायर, बस v स्क्वायर के बदले क्या बोलेंगे, एस्केप वेलोसिटी, v एस्केप स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज माइनस gmm अपॉन r। मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, और हाइट पे रहेगा तो क्या होगा, माइनस gmm अपॉन r प्लस h होगा। तब टोटल एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी होता है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो E1 ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ विल बी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो इट विल बी हाफ mv एस्केप स्क्वायर माइनस gmm अपॉन r। सिमिलरली फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ की बात करते हैं। तो हमने बोला था इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ग्रेविटी जीरो हो जाती है, ठीक है। और हमको ऑब्जेक्ट को वहां तक पहुंचाना है, तो वहां पे पहुंचाने के लिए ऑब्जेक्ट जो है इनफाइनाइट डिस्टेंस स्पेस में जाके रेस्ट पे आना चाहिए। तो स्पेस में जाके रेस्ट आना चाहिए, तो इसलिए वहां पे वेलोसिटी उसकी खत्म होनी चाहिए, राइट। तो वेलोसिटी खत्म होगी तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर। इफ वेलोसिटी इज जीरो बिकॉज वी वांट द ऑब्जेक्ट टू बी एस्केप फ्रॉम द अर्थ सरफेस, इट शुड गो टू द स्पेस एंड रेस्ट देयर, राइट। तो रेस्ट करने के लिए वहां पे उसकी वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, इसलिए स्पेस में या इनफाइनाइट डिस्टेंस पे उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी जीरो होगा। और फिर हमने ये भी देखा कि जो बॉडी है जैसे जैसे ऊपर जा रहा है उसका ग्रेविटी डिक्रीज हो रहा है और पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होता है, जीरो होता है। तो एट स्पेस और एट इनफाइनाइट डिस्टेंस काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, सो टोटल एनर्जी E2 दैट इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज आल्सो जीरो। तो अब मैंने अर्थ सरफेस पे निकाल लिया टोटल एनर्जी और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे भी निकाल लिया टोटल एनर्जी, ठीक है। अब मुझे पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो E1 शुड बी इक्वल टू E2, राइट। अब मैं E1 की वैल्यू डाल देता हूं। E1 की वैल्यू क्या है, हाफ mv एस्केप स्क्वायर माइनस gmm अपॉन r, ये E1 की वैल्यू है, इज इक्वल टू E2। E2 की वैल्यू क्या है, जीरो, तो जीरो डाल दिया। अब दोनों का मास जो है, जो नेगेटिव है उसको इक्वल के उस तरफ लेके जाऊंगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और दोनों का मास क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कट गया तो क्या बचा, ये v एस्केप स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू gmm अपॉन r। और ये जो डिनोमिनेटर का 2 है ये भी उधर जाएगा, तो क्या बनेगा बच्चा लोग, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा। तो v एस्केप स्क्वायर इज इक्वल टू 2gm अपॉन r, ये एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर है। अगर अब मैं स्क्वायर रूट लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, आई विल गेट एस्केप वेलोसिटी। तो v एस्केप इज स्क्वायर रूट ऑफ 2gm अपॉन r। अब मुझे सबकी वैल्यू पता है, g इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 into 10⁻11, m is the mass of the earth that is 6 into 10⁻24 kg, r is the radius of the earth that is 6.4 into 10⁻6। तो अब मैं सबकी वैल्यू डाल दूंगा, ठीक है। अच्छा, इसी इक्वेशन को और रिड्यूस किया जा सकता है। मुझे पता है जो स्मॉल g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो क्या होता है, g इज इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वायर होता है, सही है। तो gm अपॉन r स्क्वायर करने के लिए मैं इधर थोड़ा सा मैनिपुलेशन करूंगा, एक r को उधर भेज दूंगा, तो gr विल बी gm अपॉन r। तो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एज 2gr। अब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, 2 into 9.8 g की वैल्यू और r की वैल्यू 6.4 into 10⁻6। नाउ वी सॉल्व दिस, और इसको सॉल्व करने के बाद ये आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो एस्केप वेलोसिटी जो है अर्थ के लिए वो क्या है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। तो कोई भी हम लोग जो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, ठीक है, तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड एस्केप करने के लिए इट शुड बी लॉन्च विद वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसकी कंटिन्यूअस वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होनी चाहिए, तभी ही वो क्या कर पाएगा, अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप कर पाएगा, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी क्या है बच्चे लोग, कितनी वेलोसिटी से किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जाए ताकि वो क्या करे, अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप करे, ठीक है। और ये वेलोसिटी अर्थ सरफेस के लिए कितनी है,
इट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। कैसे आता है हम देख चुके हैं, ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंको, जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा ऊपर जाएगा, जितना ज्यादा ऊपर जाएगा ग्रेविटेशनल पुल कम होगा, एक लेवल आएगा जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो जाएगा, ठीक है। उस डिस्टेंस पे वो क्या कर जाएगा, उस इनफिनिट डिस्टेंस पे वो क्या कर जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो बाहर निकलने के लिए, उस डिस्टेंस पे पहुंचने के लिए जितनी वेलोसिटी चाहिए उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज वेटलेसनेस इन स्पेस। अब स्पेस की हम बात करते हैं तो आपने बहुत बार देखा रहेगा स्पेस में जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो फ्लोट करते हैं, ठीक है। बोला जाता है वहां पे ग्रेविटी 0, तो क्या होता है, कैसे होता है, ये सब अभी हम पढ़ेंगे। दैट इज वेटलेसनेस इन स्पेस। Space travelers as well as object in the spacecraft appear to be floating. Why does this happens? Though the aircraft is at height from the surface of the earth, the value of g there is not 0. जो स्पेसक्राफ्ट में हम बात करते हैं तो स्पेसक्राफ्ट में हम देखते हैं कि जो स्पेसक्राफ्ट जो होते हैं, ठीक है, जो पीपल होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, जो स्पेसक्राफ्ट में होते हैं, या फिर जो अलग अलग उनके जो सामान भी होते हैं, वो हम देखते हैं कि फ्लोट करते रहते हैं, वो सरफेस पे नहीं होते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, जबकि स्पेसक्राफ्ट किसी हाइट पे एच पे है तो वहां पे ग्रेविटी जो होती है ना वो 0 नहीं होती है, वो स्पेस में नहीं चले जाते हैं एकदम कि पूरा ग्रेविटी 0 हो जाए। तो फिर ऐसा क्यों होता है, तो ये जानने के लिए हम देखते हैं जो स्पेस स्टेशन होते हैं। In the space station, the value of g is only 11% less than its value on the surface of the earth. Thus, the height of the spacecraft is not the reason for their weightlessness. Their weightlessness is caused by their being in the state of free fall. Though the spacecraft is not falling on the earth because of its velocity along the orbit, the only force acting on it is the gravitational force of the earth and therefore it is in फ्री फॉल। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो स्पेसक्राफ्ट में हम बात करते हैं तो स्पेसक्राफ्ट में जो ग्रेविटी होती है वो क्या होती है, अर्थ से सिर्फ 11% कम होती है, 11% कम होती है, तो पूरा 0 नहीं होता है। तो अर्थ से 11% कम मतलब कुछ ना कुछ ग्रेविटी वहां पे है। तो फिर ये ग्रेविटी की वजह से अर्थ के ऊपर क्यों नहीं गिरता ये सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट, वो इसलिए नहीं गिरता क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं मून और सैटेलाइट के बारे में कि जब तक वो अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तब तक उनकी वेलोसिटी है, और जब तक वेलोसिटी वो गिरेगा नहीं। एप्पल इसलिए गिरा था क्योंकि रेस्ट पे था, है ना। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो सैटेलाइट होता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट और मून अर्थ पे इसलिए नहीं गिरते क्योंकि वो अपने ऑर्बिटिंग वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व कर रहे हैं अपने अपने ऑर्बिट में। जब उनकी वेलोसिटी 0 होगी तो वो डेफिनेटली गिर जाएंगे, लेकिन वेलोसिटी 0 नहीं है तब तक वो गिरेंगे नहीं, ठीक है। तो वो फॉल नहीं होते। तो अब क्या है, क्योंकि स्पेस में है, गिरने वाले तो नहीं है, ये तो पता चल गया, है ना। तो अब होगा क्या, अब यहाँ पे ये है कि जो हाइट है उसकी वजह से जो उनका वेटलेसनेस नहीं है, क्योंकि हाइट जो है एस्केप वेलोसिटी नहीं है। अगर एस्केप कर जाता ग्रेविटेशनल फील्ड को तो फिर हम बोलते हैं वेटलेसनेस। तो उतनी हाइट तो है नहीं, तो फिर वेटलेसनेस क्यों हो रहा है, ये वेटलेसनेस इसलिए हो रहा है क्योंकि जो स्पेसक्राफ्ट में अभी जो भी ऑब्जेक्ट है या जो भी पर्सन है उनके ऊपर क्या हो रहा है, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है और कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से दे आर अंडर द स्टेट ऑफ फ्री फॉल, वो फ्री फॉल की स्टेट में, और फ्री फॉल की स्टेट में होने की वजह से वो क्या कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं। तो अब फ्री फॉल की स्टेट में होने की वजह से वो गिर क्यों नहीं रहे, वो इसलिए नहीं गिर रहे क्योंकि वो सैटेलाइट में और सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, तो ना गिर सकते हैं, ठीक है, ना इतने हाइट पे कि एस्केप कर सकते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, वो सिर्फ फ्लोट करते हैं, ठीक है। As the velocity of free fall does not depends on the property of the object, the velocity of free fall is same for the aircraft and the traveler and the object in the craft. Thus, if the traveler releases an object from her hand, it will remain stationary with respect to her and will appear to be weightlessness. क्योंकि अब ये velocity जो है free fall की, ये डिपेंड नहीं करती ना किसी ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर, तो फिर वो एयरक्राफ्ट हो, ट्रैवलर हो या फिर ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, उनका मास के ऊपर लेना देना नहीं है। तो सबके लिए क्या होगा, फ्री फॉल की वेलोसिटी सेम है, तो सबके सब क्या अपीयर होते हुए दिखेंगे, दे ऑल अपीयर टू बी फ्लोटिंग, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेट। इसलिए जब
हम बात करते हैं, हमको वो फ्री फॉल होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो क्या अपियर होंगे, दे विल अपियर स्टेशनरी, बिकॉज उनकी सबकी जो वेलोसिटी है फ्री फॉल की सेम है, सो दे अपियर स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, और वो अपियर होते हैं एज अ वेटलेस. सो दिस वाज ऑल अबाउट द ग्रेविटेशनल चैप्टर.